नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। ये एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है, इसका आज हम हिस्ट्री का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम में जो है वो हेल्प मिल सके। तो चाहे कोई भी एग्जाम है आपका आने वाला, डेफिनेटली वहाँ पर आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी जो है वो मिलती रही है। क्वेश्चन नंबर 10 से अभी हम स्टार्ट करेंगे। 10 क्वेश्चन नंबर में क्या बोलते हैं हु वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डेंसिटी। तो बोलते हैं लोधी वंश के संस्थापक कौन थे। देखो, अलग अलग डेंसिटीज हम पढ़ते हैं कि अलग अलग डेंसिटीज आई तो उनके संस्थापक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी के द्वारा जो था वो की गई थी। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। किसने की थी स्थापना? बहलोल लोधी ने जो था वो इस वंश की स्थापना की। और आप यहाँ से क्या ध्यान रख सकते हैं कि बहलोल लोधी ने जो था वो इस वंश की स्थापना की। और दिल्ली सल्तनत जब आप पढ़ते हैं ना तो उसमें लोधी वंश जो है वो सबसे अंतिम वंश जो है वो आता है, ये सबसे अंतिम था। इसके बाद मुगल जो था वो आए थे। दिल्ली सल्तनत यहीं पर समाप्त जो था वो हो गई थी। आपने ध्यान रखना है कि मुगल जब आए थे तो मुगलों ने किसको हराया था? मुगलों ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में जो था वो इब्राहिम लोधी को जो था वो हराया था और बाबर के द्वारा जो था ये हराया गया था। लोधी वंश का शासनकाल अगर ऐसा बोलें कि बहुत लंबा चला तो इतना लंबा कुछ खास था नहीं। इनका शासनकाल लगभग 75 ईयर्स तक जो था वो चला था, 75 वर्षों तक जो था वो चला था। इसमें कौन कौन से मुख्य रूप से रहे? बहलोल लोधी आए, बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी आए और इब्राहिम लोधी जो था वो आए थे। और बहलोल लोधी जो था ये बड़ा ही एक साधारण सा व्यक्ति था। इसने जैसे ही सिंहासन पर बैठा था तो इसने क्या किया था, इसने अपना नाम चेंज कर लिया था। ये बहलोल शाह गाजी के नाम से जो था वो दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। लगभग 1451 की 1451 की ये बात है। और कहा जाता है एक राइटर है जिन्होंने अपने लेखन में लिखा है, जिनका लेखन है ये तारीख़ ताऊदी। तारीख़ ताऊदी नामक ग्रंथ में ये लिखा गया है कि बहलोल लोधी कभी भी जो था वो अपने सिंहासन पर नहीं बैठता था। ये भी लिखा गया है। ये जो तारीख़ ताऊदी लेखन है ये लिखा गया है अब्दुल्ला के द्वारा। तो ये भी ध्यान रखें। ये सारे ही क्वेश्चंस यहाँ से बने लोधी वंश के बारे में, इनको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बोलते हैं हुमायूं नामा वॉज रिटन बाय। तो हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया था? देखो, अगर हम बात करते हैं ना मुगल वंश की, तो मुगल वंश में सबसे पहले कौन आए थे? बाबर आए थे। बाबर ने लोधी वंश को समाप्त किया और अपने वंश की स्थापना की। बाबर के बाद इमीडिएट बाद जो था वो हुमायूं आए थे। और हुमायूं का जो कार्यकाल रहा था वो काफ़ी स्ट्रगलिंग रहा था, काफ़ी स्ट्रगल यहाँ पर चलता रहा। तो इनके ऊपर जो ये हुमायूं नामा लिखा गया था ये किसके द्वारा लिखा गया था? गुलबदन बेगम के द्वारा जो था वो लिखा गया था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। मैंने कहा कि इनका कार्यकाल बहुत ही स्ट्रगलिंग रहा। कैसे स्ट्रगलिंग रहा? इनके राजा बनने के तुरंत बाद जो था वो शेर खां के साथ इनका संघर्ष जो था वो चलता रहा। शेर खां के साथ इनकी अलग अलग लड़ाइयाँ जो था वो होती रही, जिनमें इंपॉर्टेंट बैटल्स आ जाती हैं, जैसे कि बैटल ऑफ कन्नौज हो गया 1540 में हुई थी। इसमें हुमायूं जो था वो हार गया था और हुमायूं यहाँ पर हारा था और ये हुमायूं की काफ़ी निर्णायक युद्ध यहाँ पर हुआ। और इसके बाद हुमायूं को छोड़ना भी पड़ा अपना राजपाट यहाँ से। और परंतु फॉर्चुनेट इसके लिए ये रहा कि ये फिर से समर्थ रहा अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए। ये 1555 में हुमायूं जो था वो फिर से जो था वो दिल्ली के सिंहासन पर जो था वो बैठ गया था। और कहा जाता है कि ये जिंदगी भर जो था ना वो लुढ़कता ही रहा और लुढ़कते लुढ़कते मर भी गया था। इसका काफ़ी स्ट्रगलिंग पीरियड रहा, मैंने पहले ही बताया आपको। शेरशाह की बात करते हैं तो देखो, शेरशाह सूरी इंपॉर्टेंट है। इसने रुपया चलाया था इसने, जो कि चांदी का होता था। तांबे का चलाया था इसने एक सिक्का जिसको दाम कहते थे, तो ये चलाए गए। और हुमायूं का बेटा बाद में चलकर अकबर आया। अकबर जो था वो पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा और अकबर ने बहुत सारे रिफॉर्म किए, अकबर ने बहुत सारा चेंजेस किए। और इम्पोर्टेंट ग्रंथों की बात करते हैं तो उसमें कौन कौन से ग्रंथ आ जाते हैं, जैसे कि हुमायूं नामा जो कि फारसी में गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया। हुमायूं के ऊपर ही लिखा गया। और बाबर के ऊपर लिखी गई एक रचना है जिसका नाम है तुजुके बाबरी, जिसको बाबर नामा भी कहते हैं। वो बाबर के द्वारा खुद लिखी गई थी, वो बाबर की आत्मकथा थी। और इसी तरह जहांगीर ने भी जो था वो अपनी लिखी थी। जहांगीर ने तुजुके जहांगीरी जो था वो लिखी थी। और अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था? अकबरनामा जो था ये अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था, अकबरनामा। ये ध्यान रखना। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से पता चल गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 बोलते हैं द मोस्ट पावरफुल पेशवा वॉज। तो पेशवा में बोलते हैं कि सबसे शक्तिशाली पेशवा जो था वो कौन था। अगर पेशवाओं की अगर हम बात करते हैं तो सबसे शक्तिशाली पेशवा जो था वो बाजीराव प्रथम था। कौन था? बाजीराव प्रथम। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो गया, ऑप्शन ए। अब पेशवा की थोड़ी सी बात कर लेते हैं और यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में थोड़ा सा जो है वो जान लेते हैं। देखो,
मराठाओं के साथ इसको जोड़िए। एक्चुअली में हुआ क्या, ओरिजिनली पेशवाओं के पास किस तरह से जो था वो वास्तविक शक्ति जो था वो आई थी। हुआ इस तरह से कि बालाजी बाजीराव थे और राजा राम सेकंड थे। तो राजा राम सेकंड और बालाजी बाजीराव के बीच एक संधि हुई जिसको संगोला की संधि कहा गया, 1750 में ये हुई। और इस संधि से जो था वो पेशवा जो था वो मराठा संघ का वास्तविक प्रधान जो था वो बन गए थे। तो इस संधि से जो था वो आगे का फ्यूचर जो था वो तय हुआ इनका। और बालाजी विश्वनाथ जो था वो एक ब्राह्मण थे। इनकी सेवाओं से प्रसन्न होकर साहू ने इन्हें जो था वो क्या किया था, पेशवा बना दिया था 1713 में। और उसके बाद जो बाजीराव प्रथम जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इनको किसके द्वारा बनाया गया था, साहू ने बालाजी की मृत्यु के बाद जो था वो बाजीराव प्रथम को पेशवा जो था वो नियुक्त किया था। और इसके कार्यकाल के दौरान क्या क्या हुआ, बाजीराव ने जो था वो बाजीराव प्रथम ने क्या किया, पालखेड़ा के समीप वहाँ के निजाम को जो था वो हरा दिया। और उनके बीच एक संधि हुई जिस संधि को नाम दिया गया मूंगी शिवगांव संधि। ये मूंगी शिवगांव संधि इनके बीच में हुई। और इस संधि के अनुसार निजाम को जो था अब साहू को जो था वो चौथ और सरदेशमुखी जो था वो देनी पड़ती थी। चौथ और सरदेशमुखी आपको पता होना चाहिए कि ये कर थे। चौथ एक प्रकार का सैनिक कर था और सरदेशमुखी जो था वो वार्षिक आय पर कर लगता था। और भी बहुत सारे अलग अलग पेशवा हुए। बाजीराव प्रथम के बाद बालाजी बाजीराव बने और माधव राव उसके बाद बने, नारायण राव बने, माधव नारायण राव भी बने उसके बाद। तो ये सब लोग बनते रहे। शिवाजी के बारे में आप कैसे भूल सकते हैं, तो शिवाजी देखो, शिवाजी के बारे में आपने ध्यान रखना है कि शिवाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था, शिवनेर के किले में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम था शाहजी भोंसले। शाहजी भोंसले इनके पिता का नाम था। इन्होंने जो था वो अपने कार्यकाल के दौरान पुरंदर की संधि की थी 1665 में। ये भी आपने ध्यान रखना है कि पुरंदर की संधि जो था वो कब हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं द होली बुक ऑफ सिख रिलीजन इज। तो बोलते हैं जो सिख धर्म है उसका जो पवित्र ग्रंथ है वो कौन सा है। अगर हम सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ की बात करते हैं तो वो है गुरु ग्रंथ साहिब। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ जो है वो है। और अगर हम सिख धर्म के बारे में बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके माइंड में आता है वो क्या आता है, वो सिख गुरुओं के बारे में आता है। सिख गुरुओं के बारे में आता है। आपको पता होना चाहिए कि सिख धर्म जो है इसके प्रवर्तक किसको माना जाता है, गुरु नानक देव को माना जाता है। यहाँ पर गुरुमुखी दिया गया है, ये क्या है, ये लिपि है। तो गुरुमुखी लिपि के जो जनक है वो गुरु अंगद को जो है वो कहा जाता है। किसको कहा जाता है, गुरु अंगद को जो है वो कहा जाता है। और इसके अलावा अमृतसर शहर हो गया, इसकी स्थापना गुरु रामदास ने की। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन जो था वो गुरु अर्जन देव के द्वारा किया गया था। और आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि गुरु ग्रंथ साहिब जो है ये कौन सी स्क्रिप्ट में लिखा गया, कौन सी लिपि में लिखा गया, तो ये गुरुमुखी लिपि में जो था वो लिखा गया था। कौन सी लिपि, गुरुमुखी लिपि में लिखा गया था। और कहा जाता है कि गुरु ग्रंथ साहिब जो है इसमें 1430 पेजेस हैं। इसमें जो है वो 5894 हाइम्स हैं और अरेंज किया गया है इनको 31 म्यूजिकल ग्रुपिंग में। ये आप ध्यान रखिए इसके बारे में। तो ये सारा आपको यहाँ से नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि आपको ऋग्वेद के बारे में पता है, गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में पता होना चाहिए, इसकी लिपि पता होनी चाहिए, इसकी फाउंडेशन किसके द्वारा रखी गई थी वो आपको पता होना चाहिए। और फिर लास्ट गुरु जो आए थे वो कौन आए थे, वो आए थे गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये अंतिम गुरु थे, ये आप ध्यान रखिए। तो ये सारा इंपॉर्टेंट आपको यहाँ से पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पर। बोलते हैं द फर्स्ट भक्ति मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। बोलते हैं कि पहला भक्ति आंदोलन जो था वो किसके द्वारा चलाया गया था। अगर हम भक्ति मूवमेंट के बारे में कुछ पढ़ते हैं तो लास्ट टाइम भी एक वीडियो में हमने पढ़ा था, आज भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। बोलते हैं भक्ति मूवमेंट जो था ये चलाया गया था किसके द्वारा, रामानुजाचार्य के द्वारा। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। रामानुजाचार्य के द्वारा भक्ति मूवमेंट जो था वो चलाया गया था। और भक्ति मूवमेंट जो है ना ये दो भागों में बंटा, दो पद्धतियों में ये बंट गया। एक निर्गुण भक्ति संताय, एक सगुण भक्ति संताय। निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति में जो था ये बंट गया। निर्गुण भक्ति में कौन कौन आते थे, जैसे कि कबीर हो गया, कबीर के अलावा गुरु नानक देव हो गया, रविदास हो गया, ये सारे इसमें आते थे। और सगुण भक्ति संत में कौन आता था, शंकराचार्य आते थे। इसमें शंकराचार्य के अलावा रामानुज, रामानंद, तुलसीदास, सूरदास, माधवाचार्य, ये सब लोग जो था यहाँ पर आते थे। ये सब आते थे यहाँ पर। और आपने ध्यान रखना कि ये जो रामानुजाचार्य थे, रामानुजाचार्य ने जो था वो क्या किया था, इन्होंने भक्ति मूवमेंट जो था वो ऑर्गेनाइज किया था, भक्ति मूवमेंट जो था वो चलाया था। और इसको दो भागों में बांटा गया। ये क्वेश्चन पूछा गया है, किस भाग में कौन से लोग आते हैं वो भी आपने जाना।
इनकी फिलॉसफी के बारे में हम बात करते हैं तो इनकी फिलॉसफी की जो बेसिस मानी जाती है वो उपनिषद जो है वो माने जाते हैं। और इन्होंने किसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया था, इन्होंने इक्वलिटी के ऊपर ज़्यादा जोर दिया था। इन्होंने जो था वो ज़्यादा जोर दिया था भक्ति के ऊपर और वर्ल्ड में शांति के ऊपर इन्होंने ज़्यादा जोर जो था वो दिया था। आपको ये भी पता होगा कि स्टैचू ऑफ रामानुजाचार्य, इसका भी उद्घाटन लास्ट साल किया गया था, लास्ट ईयर में किया गया था। तो 216 फीट का स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, 216 फीट का था ये स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, ये रामानुजाचार्य का स्टैचू था। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। तमिलनाडु में चेन्नई के समीप सिरुपेरुबंदम में जो था वो इनका जन्म जो था वो हुआ था। ये आपने सारे क्वेश्चंस यहाँ से ध्यान रखने हैं भक्ति मूवमेंट के जो रामानुजाचार्य थे उनके बारे में, और भक्ति मूवमेंट को इन्होंने जो था वो चलाया था। अगला क्वेश्चन देखिए 15वें नंबर का क्वेश्चन, बोलते हैं द फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इन इंडिया इज। तो आपको पता है दो तरह की मूवमेंट हुई, एक गर्म दल हुआ, एक नरम दल हुआ। एक को मॉडरेट कहा गया, एक को एक्सट्रीमिस्ट कहा गया। तो बोलते हैं कि फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट कौन थे। तो फादर किसको कहा गया, फादर कहा गया इसका बाल गंगाधर तिलक को। BG तिलक जो है उसका आंसर है। बाल गंगाधर तिलक को जो था वो फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट कहा गया। आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि जब आंदोलन चल रहा था तो कुछ नेता जो था वो बंट गए। कुछ ने कहा कि शांति करेंगे, हम स्ट्रगल करेंगे, बोलेंगे, आवाज़ उठाएंगे, अनशन करेंगे, ये सब चीज़ें करेंगे, मतलब हम उग्र नहीं होंगे और इस तरह से हम देश को आज़ादी दिलाएंगे। और कुछ नेता ऐसे थे जिन्होंने कहा कि ऐसे आज़ादी नहीं मिलने वाली है, आज़ादी के लिए हमें आंदोलन जो है वो करने पड़ेंगे, उग्र होना पड़ेगा। तो वो उग्रवादी नेता कहलाए, उनको जो था वो एक्सट्रीमिस्ट लीडर कहा गया। एक्सट्रीमिस्ट लीडर में कौन कौन आते थे, इसमें बाल गंगाधर तिलक आ जाते थे, लाला लाजपत राय आ जाते थे, बिपिन चंद्र पाल आ जाते थे, अरविंदो घोष आ जाते थे, ये सब लोग आ जाते थे। और ये जो मॉडरेट थे, मॉडरेट में कौन कौन से आ जाते थे, ये सारे दादा भाई नौरोजी हो गए, आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सारे लोग जो था वो मॉडरेट में आते थे, उदारवादी नेताओं में जो था वो आते थे। तो इस तरह से इनमें जो था वो टकराव आपस में होते रहे और टकराव का ही परिणाम स्वरूप हमें क्या देखने को मिला कि 1907 में जो था कांग्रेस दो भागों में बंट गई। कौन कौन से ये दो भाग थे, ये एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट ही थे, उग्रवादी और उदारवादी थे, इसको लेकर जो था वो बंट गई। ये आपको पता होना चाहिए। बाद में यूनाइट भी ये लोग हो गए थे और इन्होंने साथ में मिलकर जो था वो देश को आज़ादी दिलाई थी। तो यहाँ से एक और चीज़ ध्यान रख लें कि सूरत का सेशन कब हुआ था, 1907 में जो था ये सूरत का सेशन जो था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का हुआ था। ये ध्यान रखें। लीडर ज़रूर ध्यान रखने हैं, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट कौन कौन से लीडर थे, और एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट का फादर किसको कहा जाता है, जनक किसको कहा जाता है, वो भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, बोलते हैं हु डिज़ाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ये जो हमारा स्वतंत्र भारत है ना, इसका राष्ट्रीय ध्वज जो था वो किसके द्वारा तैयार किया गया था। स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो था वो पिंगली वेंकैया के द्वारा जो था वो तैयार किया गया था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। पिंगली वेंकैया के द्वारा इसका जो था वो स्ट्रक्चर या फिर डिज़ाइन जो था वो किया गया था ये। अब नेशनल फ्लैग के बारे में क्या क्या क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपने जान लिया क्या है कि इसको किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था। दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसकी रेशो क्या है, तो 2:3 जो है ये है। क्या रेशो है, 2:3 जो है वो है। और इसमें कितनी स्पोक्स हैं, तो इसमें जो स्पोक्स हैं उनकी संख्या कितनी है, 24 उनकी संख्या है, 24 स्पोक्स हैं। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के द्वारा नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया गया था, तो 24 जुलाई 1947 को जो था वो इसको अडॉप्ट किया गया था। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से जो 4-5 बने उनको ध्यान रखें। इंडिया में फ्लैग कोड है, फ्लैग कोड है जिसके तहत बहुत सारी चीज़ें हैं। फ्लैग का अपमान नहीं किया जा सकता, इसको कब लहराना है, कब इसको नहीं लहराना, ये सारी चीज़ें फ्लैग कोड में होती हैं। तो फ्लैग कोड जो था वो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया जो 2002 है वो कब इफेक्ट में आया था, वो 26 जनवरी 2002 को जो था वो इफेक्ट में आया था। अब आपको पता है कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसको हम तिरंगा भी कहते हैं। तिरंगा इसको क्यों कहते हैं, यूं ही इसको तिरंगा नहीं कहा जाता है, इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 रंग जो हैं वो मुख्य रूप से आते हैं। 3 रंग इसमें अब आते हैं। इन 3 रंगों के अपने अपने मतलब हैं, अलग अलग मतलब इन 3 रंगों के जो हैं वो हैं। अब क्या इन 3 रंगों के जो है वो मतलब है, एक इसमें केसरी रंग आता है जिसको सैफरून कहते हैं। ये साहस, त्याग और त्याग की भावना का जो है वो प्रतीक माना जाता है। उसका सफ़ेद कलर आता है, सफ़ेद कलर जो है वो शुद्धता और सच्चाई का प्रतीक जो है वो माना जाता है, प्योरिटी का जो है ये प्रतीक माना जाता है। वाइट कलर जो है यहाँ पर आता है। वाइट के अलावा एक कलर आता है ग्रीन। तो ग्रीन कलर कहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, आपको पता है भारत को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है।
कृषि प्रधान देश कहा जाता है तो ये ग्रीन कलर जो है ये फर्टिलिटी को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, फर्टिलिटी का जो है ये प्रतीक माना जाता है। तो ये सारे कलर क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्या क्या इनके मतलब हैं, इन कलर्स के बारे में ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे नेशनल फ्लैग होता है ना हमारा, ऐसे नेशनल फ्लैग, तो इसमें कौन सा कलर कहाँ पर होता है ये पता होना चाहिए। 3 तरह से इसको डिवाइड किया गया। सबसे ऊपर वाला कलर जो होगा वो सैफरून होगा, बीच वाला जो कलर होगा वो कौन सा होगा, वो सफ़ेद होगा, और नीचे जो कलर होगा वो क्या होगा, ग्रीन होगा। ग्रीन, यहाँ पर सैफरून और यहाँ पर सफ़ेद, ये आप ध्यान रखना कि इस तरह से कलर्स हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपने यहाँ पर जान लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स वाज फर्स्ट अप्लाइड टू द प्रिंसली स्टेट ऑफ। अब यहाँ पर पूछते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स पहली बार लागू की गई थी किस राजसी राज्य पर। तो ये पहली बार लागू की गई थी इनमें से किसी पर भी नहीं। ऑप्शन डी सही आंसर है। अब ऑप्शन डी सही आंसर है। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के बारे में जानते हैं, ये कैसे लागू की गई, कहाँ पर लागू की गई और किसने इसको लागू किया था, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो लागू करने का श्रेय जो जाता है वो किसको जाता है, ये जाता है लॉर्ड डलहौजी को, उनके कार्यकाल के दौरान इसको लागू किया गया था। और डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि कोई रूलर है और उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका कोई भी पुत्र या पुत्री नहीं है, तो जितनी भी अथॉरिटी उसकी होगी वो सारी पास कर दी जाएगी किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ये पता होना चाहिए आपको। इस तरह से जो था वो ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, और इसका विरोध भी हुआ बहुत ज़्यादा। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के तहत जो था वो कौन कौन से प्रिंसली स्टेट आए थे, इसमें सतारा आया था जिसको 1848 में किया गया था, जयपुर और संबलपुर आए थे जो कि 1849 में कैप्चर कर लिए गए थे, और नागपुर और झांसी 1854 में, तंजौर और एयरकोट आए थे जो कि 1855 में, उदयपुर आया था और अवध आया था, ये 1856 में थे। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। इसमें सबसे पहले सतारा आया, जयपुर संबलपुर फिर उसके बाद आए, नागपुर और झांसी उसके बाद आए, तंजौर और आरकोट आए, उदयपुर और औत आए। तो ये आपने ध्यान रखना है कि ये जो था वो क्रोनोलॉजिकली इस तरह से आए थे, और ये बहुत है इंपॉर्टेंट है डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स। इनफैक्ट मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो कुछ पॉइंट्स याद रख लेना कि किस तरह से ये है, और इन प्रिंसली स्टेट्स के नाम जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। बोलते हैं इन विच ईयर साल्ट सत्याग्रह टुक प्लेस। तो ये जो नमक सत्याग्रह है जिसको सॉल्ट सत्याग्रह कहते हैं वो कौन से ईयर में हुआ था। तो सॉल्ट सत्याग्रह जो था वो 1930 में हुआ था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। सॉल्ट सत्याग्रह किस तरह से आप पढ़ते हैं इंडियन हिस्ट्री में, शायद यहाँ पर जानने को थोड़ा सा नया भी लगे, परंतु आप क्या पढ़ते हैं, आप अपनी इंडियन हिस्ट्री में जब पढ़ते हैं तो डांडी मार्च के बारे में पढ़ते हैं। ये वही डांडी मार्च की बात की जा रही है। डांडी मार्च में जो है वो नमक बनाया गया था, नमक बनाकर कानून तोड़ा गया था, तो इसके पश्चात इसको नमक सत्याग्रह जो था वो कहा गया। ये 12 मार्च को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल तक जो था वो चला था। गांधी जी ने जो था वो 12 मार्च 1930 को इसको शुरू किया था, और अपने साथ 78 समर्थक इनके साथ थे। 24 दिनों तक ये चलते रहे, और 5 अप्रैल को ये डांडी पहुंच गए थे। 6 अप्रैल को इन्होंने नमक बनाकर कानून तोड़ दिया, और इसके पश्चात इसको नमक कानून जो था वो कहा जाने लगा, नमक सत्याग्रह कहा जाने लगा इसको नमक सत्याग्रह। ये आप ध्यान रखिए। तो ये पूरा सिनेरियो इस तरह से रहा था। गांधी जी के बारे में थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ आपको जल्दी से कि गांधी जी ने किस तरह से अपने स्ट्रगल शुरू किए थे। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन उसके बाद 1918 में हुआ, खेड़ा आंदोलन भी 1918 में ही हुआ था, और उसके बाद गांधी जी ने रॉलेट एक्ट का भी थोड़ा सा विरोध किया था। फिर असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला। फिर चौरी चौरा की घटना 1922 में ये चौरी चौरा की घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को। तो गांधी जी ने जो था अपना सहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। फिर उसके बाद गांधी जी के द्वारा डांडी मार्च चलाया गया। गांधी जी के द्वारा जो था वो गांधी इरविन समझौते के ऊपर हस्ताक्षर किए गए। 1931 में ये समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। गांधी जी के द्वारा सेकंड कॉन्फ्रेंस टेबल में भी जो था वो भाग लिया गया था। सेकंड गोलमेज कॉन्फ्रेंस टेबल आप इसको बोल सकते हैं। और उसके बाद गांधी जी ने पूना समझौते पर भी हस्ताक्षर किए थे। पूना समझौते पर गांधी जी और BR अम्बेडकर के द्वारा 1932 में जो था वो हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये सारे सिनेरियो होते रहे, इस तरह से चलता रहा सिनेरियो आगे आगे। आप मुझे यहाँ से एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जो है जल्दी से बता दीजिए। क्वेश्चन आपके लिए है कि वेबेल प्लान जो था वो कब आया था। वेबेल प्लान आप पढ़ते हैं,
ये प्लान कब आया था, कौन सी ईयर का है, कमेंट करके बता दीजिए। आगे क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं ब्रह्मो समाज, द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज वॉज। तो ब्रह्मो समाज के बारे में भी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। ब्रह्मो समाज की स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी। देखो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि जिन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी उनका नाम ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी राजा राममोहन रॉय के द्वारा। राजा राममोहन रॉय ने जो था वो इसकी स्थापना की थी। कौन से ईयर में जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना जो था वो 1828 में जो था वो की गई थी राजा राममोहन रॉय के द्वारा। 1828 में की गई। राजा राममोहन रॉय देखो ये फेमस थे क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा सारे जो था वो आंदोलन किए थे। ये बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान रखते थे। ये अंग्रेज़ी जानते थे, यूनानी जानते थे, हिब्रू भाषा जानते थे, फ्रांसीसी, अरबी, फारसी सारी भाषाओं को जानते थे। ब्रह्म समाज ने जो था वो मूर्ति पूजा का विरोध मुख्य रूप से किया था। इनके द्वारा जो था वो क्या, जो राजा राममोहन रॉय थे इन्होंने सती प्रथा को जो अवैध कानून बनाने में जो था वो निषेध कानून बनाने में अपना अहम योगदान निभाया था। और इन्हीं के प्रयासों से जो था वो 1829 में सती प्रथा को जो था वो निषेध कानून बना दिया गया था। आपने ध्यान रखना है कि राजा राममोहन रॉय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की गई। इनके द्वारा संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया गया। इनके द्वारा मिरात उल अखबार इसका भी प्रकाशन किया गया। तो ये सारे काम जो था वो इनके द्वारा किए गए थे। इसी तरह के कुछ और भी समाज आते हैं, जैसे कि आर्य समाज आता है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो था वो आर्य समाज की स्थापना की गई थी। और यहाँ पर स्वामी विवेकानंद दिया गया है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप यहाँ से जोड़ लें और याद रखें सभी क्वेश्चंस को। और देखिए आज शिवरात्रि का त्यौहार भी है, तो शिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और शिवरात्रि का त्यौहार बड़े धूमधाम से हिमाचल में भी मनाया जाता है। तो भगवान सभी की मनोकामना को जो है वो पूरा करे। तो आप सभी को हैप्पी शिवरात्रि। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से अपना टेलीग्राम ओपन कीजिए, वहाँ से सर्च कीजिए @allexam31। इस तरह से आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें ताकि आने वाले एग्जाम की अपडेट आपको मिलती रहे, आने वाली इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।